बड़ा घोटाला कह सकते हो उसे, जो लगातार खून चूसा जा रहा है। सेना की नौकरी के बाद भी पूर्व सैनिकों का खून चूसकर ये लोग अपना घर भर रहे हैं और ये अब इंतहा हो गई है। विद्रोह तो होना ही है और विद्रोह होगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके का ये लड़ाई OROP 2 तक सीमित नहीं रही है। ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई इनके भेदभाव के खिलाफ है। प्रॉब्लम पे जो हमारा जो अफसर जितना रहता है, वो केरला का अफसर जितना भी रहता है वो नाराज होगा। मैं समझता हूँ वो नाराज होगा, लेकिन उसमें जो उनको गोदी में बैठा हुआ जो उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो इससे भी ज़्यादा नाराज होगा। बहुत कुछ हो सकता है, वो फेसबुक में लिखना शुरू कर देंगे, मेरा उल्टा सीधा उन्हें कमेंट्स भी देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी एक बार मिला हुआ है, ठीक है। हम इसी जैसे शोषण में रह के हम अपना फैमिली को, हमारा बच्चों को इनका इसी जैसा शोषण करने के लिए हम इनका सामने छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए हम जंतर मंदिर में आया हुआ है। यहाँ जंबाज पूर्व सैनिक देश का यहाँ बैठा हुआ है, उनका साथ में। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। OROP 2 विरोध क्यों हुआ? पूर्व सैनिकों का विरोध इसलिए हुआ कि भेदभाव हुआ। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ब्रॉड शब्द है। आर्थिक रूप से ही भेदभाव नहीं होता, कई तरीके से भेदभाव होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भेदभाव के अंदर कि कैसे कैसे सैनिक और अफसर के अंदर क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन या डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, आज उसी विषय पे बात करेंगे। सर, जब एक सैनिक और एक अफसर एक साथ जाते हैं सेना में, तो पहला भेदभाव क्या दिखता है उनके अंदर? क्या चीज़ का भेदभाव होता है? देखो, भेदभाव का एक मुद्दा भी हम लोगों ने हमारा बैनर में लगा हुआ है, सरकार को लिख के भी दिया हुआ है। भेदभाव ऐसे है, वो सेना का जो गेट के अंदर क्या होता है उसके बारे में सेना से जुड़ा हुआ बात मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा कहना पड़ रहा है। जो कि सेना का जो गेट के अंदर हम घुसने के बाद वहाँ एक अलग तरीका का डिसिप्लिन बनाया हुआ है, हम उसको फॉलो करना पड़ता है। वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोगों का अपना सैनिक का जीवन जो भी है, सेना का जो सेवा हम पूरा नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन के नाम पे, अनुशासन के नाम पे भेदभाव होता है, ये कह रहे हो आप? डिसिप्लिन, अनुशासन होना जरूरी है फोर्स में, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसका ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा जो अधिकारी जो है उनको भी जो साक्ष्य सुविधा मिला है वो उससे भी ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। उसका वजह से भेदभाव का बात उधर तब निकलता है। किस तरह का भेदभाव? जैसे अब एंट्री हुई तो क्या जो एंट्री होने के बाद जो सेना में जो हमारा जवान और JCO जो भी बनता है, जो एक तो हमारा प्रमोशन का स्टैंड भी कम है, जैसे 90% हमको बाहर आना पड़ता है। 10% जो आगे बढ़ के जाएंगे वो भी 37 का उम्र का बाद 50 की उम्र तक। तो 37 से 42 का उम्र तक कुछ परसेंटेज लोग उसमें रहेंगे। जो 50 का जो रेंज मैंने जो बताया है, 46 से 50 तक का जो उम्र का है, वो चंद लोगों का, एक जो सूबेदार मेजर रैंक है जो उसी में वो सर्विस करके आ सकता है। वो तो गिनी स्ट्रेंथ है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें। तो ऐसे में क्या होता है, हम वो 10 में से 90 में बाहर निकलना है। वो 10 में से 1 बनने वाला जो काम है, उसके लिए जो सेना के अंदर अभी जो हमारा 5th पे कमीशन तक का जो बात मैं बता रहा हूँ, जो सेना में कम जो एजुकेशन लोग एंट्री होते थे, जो उसके लिए NER बोलते थे, नॉन एंट्री रिक्रूट्स बोलते थे, मैट्रिक से नीचे है। और MER जो एक सेक्शन होता है, मैट्रिक एंट्री रिक्रूट, वो मैट्रिक से ऊपर पढ़े लिखे जो उसके अंदर एंट्री होते हैं, वो हमारा क्लर्क वगैरह जो है वो ऐसे ट्रेडों में चले जाता हो। तो उनको सेना के अंदर कोई एजुकेशन कवर करने की ज़रूरत नहीं होता है। बाकी जो मैट्रिक से नीचे जो भी है वो समकक्ष एंट्री मतलब पाना जरूरी होता है। तो उसके लिए सेना के अंदर स्कूल होता है, जो हमारा वहाँ प्राथमिक जो हमारा जो शिक्षा है उसी के अंदर हमको मिलेंगे। हमारा एजुकेशन कोर जो है, आर्मी एजुकेशन कोर आप सुना होगा, उन्होंने हमको पढ़ाई कराया जाता है। उसमें हमने जाके हमारा मैट्रिक पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हिंदी, इंग्लिश इसी हिसाब से हमारा मैट्रिक, अर्थात 3rd इंग्लिश, 2nd इंग्लिश इस हिसाब से उसका रखा हुआ है, उसमें हम पास करेंगे तब जाके आगे का प्रमोशन के लिए हम फिट हो जाएंगे। जैसे नायक जो आपने सुना है, नायक हो जो एक जूनियर NCO बोलता है उसको, और JCO जो है मतलब जो NCO जो है वो सीनियर NCO जो बनता है, हवलदार होता है वो, और JCO जो होता है जो आपको सूबेदार मतलब कि पढ़ाई तरह की व्यवस्था है। ये पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन भेदभाव क्या है? नहीं, ये पढ़ाई अगर हमको करना है तो हमें इसके लिए समय चाहिए, हमारा नाम उसमें जाना चाहिए। जो हमने बताया ना, 100 में 90 बाहर जाना है, तो वो बाहर जाने वाला लिस्ट से ही तो उसको पढ़ाई के लिए किसी के नाम जाएंगे।
हाँ। ठीक है। अब ऐसे में जो कि 90 बाहर जाने का मतलब यही है, 10% ही वैकेंसी है हमारा प्रमोशन का, इसलिए जो 90 आदमी जाना पड़ता है, जो 100 आदमी, और वो 10 आदमी में एक बनने के लिए ये एजुकेशन कवर करना पड़ेगा, तो उसी के लिए किसी का सहारा जरूरी है, जो अफसरों का रिकमेंडेशन जरूरी है, हमारे ACR भी बनना जरूरी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक अफसरों की कृपा नहीं होगी जवान के ऊपर, और अफसरों की कृपा तब होगी जब जवान उसकी जैसी बात करेगा, सच की बात ना करे, मतलब उसकी अफसर की हाँ में हाँ मिलाए, उसकी गुलामी करे, वो चाहता भी वही है, और चमचागिरी करे, और बेशक चाहे काम में वो जीरो हो, लेकिन चमचागिरी में अगर हीरो होगा तो वो प्रमोशन पा जाएगा। बहुत खतरनाक बात कह रहे हो आप। बिल्कुल खतरनाक है, जो हकीकत बात है, खतरनाक बात नहीं चल रहा है, ये चमचागिरी पे चल रहा है, क्योंकि वो सेना का अंदर होता है, ये तो सेना खोखली हो जाएगी इससे तो इसी हिसाब से चलते थे। लेकिन जब 6th पे कमीशन आया था सेना में, जो 12th एंट्री शुरू हो गया, अफसरों के बराबर एजुकेशन वाला अंदर जाना शुरू हो गया, तब जाके सब जो सेना का जो अफसरों को पता चला, अभी इनको ये एजुकेशन में हमारा मदद लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इनके पास से वो हथियार निकल गया कि एजुकेशन के नाम पर ये गुलाम बना लेते थे। अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला, हमारा जो पेंशन का और जो पेमेंट जो है, जो हमारा फिटमेंट फैक्ट जो है, जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, उसको अपनाने की कोशिश किया, हक से ज़्यादा लेने की कोशिश किया। ये सब चीज़ें क्या है, ऐसी एक टूटी फूटी टेबल, ऐसे इसका कोई मैथमेटिक्स ही नहीं है। ठीक है, हमारा कईयों ने, मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो अफसर के हाथ में है, और उसका कोई तरीका नहीं है, कोई लीगल तरीका या जेन्युइन तरीका नहीं है, वो जस्ट लीगल तरीका ऐसे है, सेना के अंदर रहते हुए कोई लीगली हम कोई काम नहीं कर सकता है, जो कि उसमें वो भी इंस्ट्रक्शन है, जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूर्व सैनिक है, अगर मैं एक सेना का एक सर्विंग सोल्जर इसी जैसा आपको बैठ भी नहीं बात नहीं दे सकता, तो ये नियम है। तो ऐसे में जो हमारे साथ में धोखा देने में जो हमारा एक एजुकेशन हमारे सामने थी, अब वो जो 12 क्लास एंट्री शुरू हो गया CPC से, तब जाके उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, तो सेना का अधिकारी अपना साख सुविधा को जो सरकार ने दिया उससे भी ज़्यादा जो ले रहा है, उसी को लेने के लिए हमें दूसरा तरीका से एक तरीका बना दिया पेमेंट। हम जो सोचता उसकी जो ACP रैंक से आया हुआ है, एक जवान का जो वीडियो ही मैंने देखा था, वो बोल रहा है ACP 2 मेरे को मिलना है, मेरा 16 साल का सर्विस हो गया, लेकिन वो उनका कमांडिंग ऑफिसर उनको खुद ही कह रहा है, मैं जब सोचेंगे तुम्हारे जो ACP रैंक बनेंगे, जो मैं सोचेंगे तब बनेंगे। अब तो मैं आपके करने से नहीं होगा, ऑफिसर की कृपा से होगा। तो ऐसे में वो जो भी जवान है, अब वो किसी का मतलब वो मेहनत ना करे, चमचा करे, तो इसी जैसा एक ऐसे हो जाता है। और दूसरी बात है, जो हमारा जितना भी जो सिविल में भी हमने आ गया, हमारे साथ में सिविल में आने के बाद भी बहुत बड़ा धोखा होता है। जो संगठन जितना भी है उसके लीडर में अफसर रहता है, लेकिन किसी को नहीं पता चलता लीडर में अफसर है, वो पीछे बिल्कुल एक पर्दा के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे छुप के चलाता है। तो मान लो उन्होंने अपना संगठन में मेरे को ही चुन लिया, तो मुझे मलाई मिल ही रहा है, मेरे को उसमें फ़ायदा मिल रहा है, तो मैं उन्होंने जो कहा वही करेंगे। अगर मान लो यहाँ जंतर मंदिर में जो आमचल में अभी आज 55 डेज हो गया जो बैठा हुआ है, सरकार अगर हमारा बात सुनता है तो इम्प्लीमेंट होता है, तो वहाँ जो चमचगिरी करने वाला जो भी बैठा है, उनको गोद में बैठा है, उनको भी मिलेगा, उसको भी मिल जाएगा। इसलिए वो चीज़ को नहीं छोड़, लेकिन उसको पता है। तो ये हटेगी कैसे चमचागिरी? देखो अफसर रहेगा तो वो चमचे रहेंगे। ये चमचागिरी का हटाने का तरीका क्या हो? हटाने का तरीका यही है, अब जागरूक होना पड़ता है। जो जंतर मंतर में हमने अनिश्चितकालीन में बैठा हुआ है, तब हर स्टेट से एक टीम हमारे पास आ रहे थे, 2-3 दिन बैठते थे, चले जाते थे। जो भी स्ट्रेंथ आपने जो हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, वो सब जो हमारा अफसरों का संगठन में थे एक टाइम पर, वही से निकल के आया हुआ है। कोई नया एक एक्स-सर्विसमैन का टीम बाहर निकल के नहीं आया है, जो पहले से किसी संगठन में थे, तो उनको पता चला हमारे साथ में बहुत बड़ा भेदभाव। वो तो सारे दुश्मन हो जाएंगे आपके। केरला में की परिस्थितियाँ क्या हैं? क्योंकि आप केरल से आते हैं, और कुछ लोग तो कमेंट में कह भी रहे थे कि बहुत आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं हिंदी बोलते बोलते कि बड़े बड़े हिंदी के जो वक्ता हैं पूर्व सैनिक, उनसे भी ज़्यादा आपकी वीडियो चलती है। तो केरला, वैसे तो सैनिक तो हिंदी का कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जो मातृभाषा होती है उससे थोड़ा सा दूसरी भाषा में जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है। केरला में क्या किस तरह का भेदभाव है? मैंने सुना है केरला में तो पूरी तरह से कब्जा है इन अफसरों का संगठनों पे। बिल्कुल, केरला में तो 90% जो अफसरों का कब्जा में रहता है, उसमें हमारा केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग करके वहाँ एक संगठन है, उसको पर्दा के पीछे अफसर ही बैठता है। तो अफसर जो कि सिलेक्टेड व्यक्तियों को एग्जीक्यूटिव कमेटी में बनाया है, सरकार से फंड जाता है वहाँ, जो कि हमारे GST से जो प्रॉफिट्स होता है उसी में से फंड भी जाता है। ये कभी दिखता नहीं है, फंड खा जाते हैं, फंड खा जाता है। वहाँ कोई भी काम होता है जो पूर्व सैनिकों से ही पैसा लेके किया जाता है। एक मैंने ये भी सुना है कि एक बिल्डिंग बनाई गई है
किसी संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों से पैसा लेके और बाद में बिल्डिंग ऐसी जगह बना दी गई जहाँ किसी की एक्सेस नहीं हो सकती। अब उसको बेच देंगे, फिर पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? मतलब जवानों से पैसा लिया जाता है और संगठन इकट्ठा करता है, फिर उसको उल्टी सीधी जगह इन्वेस्ट करता है, फिर घाटा दिखा के फिर से पैसा मांगा जाता है। तो अल्टीमेटली जवान पैसा देता रहता है, मतलब दुधारू गाय की तरह जो उसे खींचते रहते हैं अफसर और संगठन। देखो, पैसा देने का मतलब यही है, उनको वो डर लगा कर रखा है। फौज के अंदर वो जैसे रहते थे उसी जैसे उनको डरा के धमका के ही जो ये संगठन में रखा हुआ है, मेंबरशिप लिया हुआ है। एक तो बादशाह का प्रॉब्लम जो लेडीज़ में ज़्यादा है वहाँ, जिसे हमारा पूर्व सैनिकों का जो वीर नारिस होता है, जो फैमिली पेंशन होता है, जो विधवा लोग, जो उनको ये हिंदी भाषा जो जंतर मंतर में धरने में बैठा हुआ है, उनको ये भी नहीं पता है। अगर यहाँ से एक वीडियो भी पहुँचता है तो उनको खोल के देखना उनको पता नहीं है। अगर खोल के देखने के बाद उनको किसी ग्रुप में छोड़ देंगे तो उनके पास तुरंत फ़ोन करेंगे, उनको भटकाना आसान है। मतलब उनको फ़ोन करके बोलेंगे ये देखो उनका वो जरिए मत भेजा करो, वो सब ऐसे लोग उधर बैठा हुआ है, उनको कोई काम नहीं, काम धंधा नहीं है, इसलिए बैठा हुआ है। लेकिन एक्चुअली हम यहाँ बैठने की वजह से सब कुछ मिलता है। अगर मान लो DA का किस्त अगर सरकार ने अपना आसानी से नहीं देता है, उसके लिए भी किसी संगठन बैठ के, कोई रेलवे का हो, कोई पोस्ट ऑफिस को हो, उन्होंने इसको धरना देता है, तब जाकर सबको मिलता है। ये सब उनसे गुमराह करके रखता है। वहाँ में आपने जो सवाल पूछा गया है, जो हमारा सैनिक का जो केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग जो है, उन्हीं का एक भवन बनाता है। वो भवन का मतलब उनको बैठ के काम करने के लिए जो भवन बनता है उसका, वो ब्लॉक लेवल में, एक जिला में 3-4 ब्लॉक होता है, ब्लॉक लेवल में वो ब्लॉक कमेटी ऑफिस बनाएंगे, बहुत बड़ा प्रचार होता है उसके लिए। लेकिन ये कोई सरकार से पैसा लेके नहीं है, या केंद्र का या केरल का कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा से नहीं है, कोई देगा भी नहीं है। केरला सरकार तो कुछ भी नहीं दे सकता है। सैनिक कल्याण तो बिल्कुल केरला स्टेट का तो जीरो है, क्योंकि वो तो अगला मुद्दा है वो। लेकिन यहाँ जो अपना ये जगह जो लेने वाला बात है, इसके ज़मीन खरीदेंगे पहले, तो ज़मीन सस्ता वाले जगह पर खरीदेंगे, फंड कम है, पहले से समझा देंगे जो आप लोगों की फलाना रैंक इतना देना है, जो आप लोग इतना पैसा हमको देंगे तो हमने ज़मीन खरीदेंगे, फिर वो जो पैसा किस्त में ले लेंगे वो 2-3-4-5 हज़ार रुपये एक महीना इन्होंने कोई ज़मीन खरीदने में, जिसका बिल्डिंग बनाने में इनसे ले लेंगे। 2-3 साल के बाद फिर उन्होंने उसको मेंटेनेंस के लिए लेंगे, उसमें रोड बनाने के लिए ले लेंगे। जो रोड के लिए हो सकता है ज़मीन नहीं मिल रहा है, दाहिने बाएं वाला बिक्री करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो बोलेंगे यार हमने ऐसी जगह पर ले लिया, उस टाइम पर पैसा कम था, तो अभी हम इसको भेज देता हूँ, तो इसको बेचने वाला काम हम बाद में करेंगे, घाटा दिखा देंगे। हाँ, घाटा दिखाएंगे। तो फिर वो दूसरे जानबूझ के ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि पैसा ले लिया जाता है, फिर उसको बचाने के लिए उल्टा सीधी तरीके से। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है केरला का एक्स सर्विसमैन, सबसे ज़्यादा। इतना तो कोई भी मैंने देखा नॉर्थ इंडिया के अंदर मुश्किल से 11 रुपये 12 रुपये कभी कभी दे, जो यहाँ तो हम लोगों ने पैसा पर खर्च कर, मतलब संगठन के नाम पे एक तरह की वसूली चल रही है। तो संगठन का जो मुखिया जो अफसर जो है पीछे बैठा हुआ है, और जो आगे जो बैठा हुआ है, जो उसका सैनिक इतना भोला है केरला का कि वो पैसा देता रहता है, और ये अफसर बिल्कुल उसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, मना क्यों नहीं करता? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मेरा जो गाँव है, जो मैं अभी सेटल वहाँ नहीं है, जो वो गांव का नाम है केरला स्टेट का परदूर नाम है इसका। वो परदूर नाम में जो उनका सैनिक सेना का जो भवन बनाया हुआ है, वो भवन का नाम पर महात्मा गांधी मेमोरियल जो सैनिक जो सेवा भवन उसका नाम दिया है, महात्मा गांधी का भी नाम लिया हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है। ये है केरला का पालक्काड जिला में जो केरला एक्स सर्विसमैन लीग का एक वार मेमोरियल बनाया हुआ है। परदूर ब्लॉक में है ये, परदूर ब्लॉक कमेटी है केरला का, पालक्काड जिला में स्थापित है। युद्ध स्मारक बोलता है इसको, वार मेमोरियल। अब इसको जाने वाला रास्ता ये सामने आपको दिख रहा है, वही है। इस रास्ता से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये मेन रोड है। इस मेन रोड से जो आने के बाद ये वार मेमोरियल का बोर्ड है, और ये खेती के बीच में से ये थोड़ा सा रास्ता दिया हुआ है। इस रास्ता से आगे हम महात्मा गांधी युद्ध स्मारक जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, वो बिल्कुल खेती में है, खेती के अंदर है। वो खेती के अंदर पानी भरा हुआ है, वो उसमें जाने आने में दिक्कत है।
तो अब उसके जगह पर उन्होंने दूसरा जगह ले रहा है अभी, क्योंकि उसमें मतलब उसमें घाटा दिखा रहा, तो लिया क्यों था? दूसरा जगह पर अभी लेके बनाने के लिए वो उन्होंने फंड तैयार कर रहा है, उसके अंदर हमको सब पता चला है। तो ऐसे में क्या है, बहुत बड़ा धोखा। इसके पीछे जो अफसर उनका जो ब्लॉक लेवल में, इनका जिला लेवल में जानबूझ के लेते हैं ऐसी जगह कि जहाँ पे घाटा दिखाया ये दुकान खोल कर रखा है। मैं आपको क्या बताऊं, ये फैक्ट्री खोल कर रखा है, एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री के अंदर जो पैसा, इसके अलावा मैं बताऊं चैरिटी, एक चैरिटी भी बोलता है। चैरिटी मतलब वो किसी के लिए कुछ पैसा ऐसा देने वाला बात हो, चैरिटी होता है ना, जो बीमार लोगों के लिए पैसा देना, नहीं तो किसी मतलब हर चीज के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उसका पैसा इकट्ठा करेंगे। नो, उसके बाद जो एक ये सिटी फंड भी है, जो बोली लगा कर पैसा निकालता ना, वो भी चलता उसके अंदर। अब जो इन्होंने जो भी देखो, यहाँ तो पेंशन के लिए हमारा 2-3 हज़ार रुपया या 4-5 हज़ार रुपया सरकार हमको कहीं छुपाया हुआ है। आप लोग लड़ रहे हो कि सैनिकों को पैसा सरकार से मिल जाए, और ये लोग अफसर लोग करते हैं कि किस तरीके से सरकार सैनिकों से पैसा लिया जाए, चाहे मेंबरशिप के नाम पे, चाहे भवन निर्माण के नाम पर, चाहे किसी स्कीम के नाम पर, चाहे सहायता के नाम पे पैसा ले लिया जाए और उसको पेट में हजम कर लिया जाए। ये कह रहे हो आप? ये बिल्कुल केरला में ही होता है, बाकी ज़्यादा होता है? ज़्यादा नहीं, ये तो बिल्कुल मैं आपको बताया ना, जो फैक्ट्री बना दी इन्होंने। अब वो फैक्ट्री में जो ऊपर जो काम करता है, जो उनको ये नहीं पता चल रहा है हमारे जंतर मंदिर में कोई बैठा हुआ है, उनको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। जंतर मंदिर में जो बैठा हुआ है, जो भी एक्स सर्विसमैन, जो उन्हीं का रैंक का है, जो मांग लेके बैठा हुआ है, वो लोग पूरा कोई पाकिस्तान आर्मी में या चाइना आर्मी में नौकरी करके आया हुआ पूर्व सैनिक करके ऐसी जैसे प्रचार करके मतलब बदनामी कर रहा है। उन्होंने जो केरला का जो पूर्व सैनिक है, उन्होंने केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग के अंदर से उन्होंने बैनर लेके बाहर आ जाएंगे। अब तो विद्रोह हो गया होगा, अब तो लोग भाग रहे होंगे। उन्होंने अपना बैनर लेके बाहर आ जाता है, और जो हमने जो मांग की है वही मांग सरकार के सामने रख रहा है। लेकिन वो हमने बताया हुआ डेट में नहीं होंगे, हमारा समर्थन में नहीं होंगे, वो एक अलग तरीका से निकालता है। उसको बैनर में किसी नेता का नाम होंगे, जो उद्घाटन करने वाला, ऑपोजिट लीडर को बुला के उनको जो उन्होंने अपना मांग पत्र दिखाएंगे। हमने अभी तक नहीं देखा क्या मांग किया है, वही बंद लिफाफा में जाता है। तो उनको ये नहीं दिखा दिया जाता है 400-500 मीटर दूरी पर जो हम बैठे हैं, वहाँ 2 जो MP के, एक MP जो जॉन ब्रिटास को इन्होंने दिया था, एक सुधाकरण करके एक MP थे, उनको भी इन्होंने ये जो मांग पत्र दिया था हमारा जो भी है। लेकिन अभी तक जो अपना पार्लियामेंट में इसका आवाज़ नहीं उठी है, कुछ भी आवाज़ उन्होंने नहीं उठी, उसके बारे में उसको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या है, हमारा ये जो फंक्शन यहाँ जो चल रहा है ये फर्जी चल रहा है, उन्होंने जो कर रहा है वो सही चला रहा है। उनको मतलब आप काम आप करोगे, क्रेडिट वो लेने की कोशिश करते हैं और आपको फेक बताने की कोशिश करते हैं, और असल में जो झूठा होता है वही दूसरे को झूठा कहता है। अभी जो मैंने सैनिक जो सेवा भवन के जो बारे में बता रहा हूँ, काफ़ी जो उसका हमारा उसका पास उनका फोटोस हमारा पास आया हुआ है वहाँ से, आप देखना, मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप मुझे दे दूंगा। अब उसमें आया हुआ वो पूरा पैसा में खरीदा हुआ है, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए पैसा निकलता है, फिर बाद में उस बिल्डिंग जो रखरखाव के लिए कितना पैसा देते क्यों उनको समझ में नहीं आता। उनको देने का मतलब यही है वो। और आप लोगों की भी तो गलती है, आप किसी से पैसा लेते नहीं हो, ना ऑनलाइन लेते हो, ना अकाउंट नंबर देते हो। वो बेचारा देना चाहता है तो कहाँ देगा, वो अफसरों के जाल में फंस जाता है, दे देता है उसका अच्छा, वो अच्छे मन से देता है, खराब मन से तो थोड़ी ना देता, सैनिक पैसा देता है तो नहीं। अच्छे वो ऐसे है ना, सैनिक ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बोले वाला होता है। जो वहाँ मिलिट्री स्टेशन ना होने की वजह से, नॉन मिलिट्री स्टेशन है, तो उन्होंने सेना से जो बाहर आ गया, किसी 30 तारीख को जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया। कुछ लोगों को नौकरी जो मिलता नहीं है, तो इनका एक कैस्कॉन करके केरला में एक संगठन बना कर रखा, वो अफसर चलाता है। केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग जो है वो भी सिक्योरिटी गार्ड का टेंडर लेके काम चलाता है, तो नौकरी वो देता है। अगर दूसरा कोई नौकरी है ही नहीं, तो वो क्या है, यंग एज में आ गया, 37 के एज में, पहले बताया था 90%। अच्छा, मतलब पूरा सिस्टम है, पूरा एक तरह का इको सिस्टम बना रखा है, जिसके अंदर, अरे बार इधर से निकल रहे हो आप, पूरा इको सिस्टम बना रखा है जिसके अंदर मतलब आप फंसा हुआ है सैनिक। अगर सेना से रिटायर होकर आता तो वहाँ अफसरों का कब्जा, और उसके बाद इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी बना रखी है उसमें नौकरी देने के नाम पर, क्योंकि वो कहीं काम मिलेगा नहीं, तो पूरा इकोसिस्टम। अभी मैं बता रहा हूँ वहाँ का बेल्ट फोर्स का सिस्टम बता रहा हूँ। बेल्ट फोर्स मतलब जो पुलिस में हो, होम गार्ड्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और जो जेल में जो गार्ड का जरूरत पड़ता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ता है, फॉरेस्ट में डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ता है, हर जगह पर जो सैनिक को लिया जाएंगे। लेकिन ये पूरा नौकरियों पे पूरा कब्जा कर रखा है अफसरों के संगठन ने। अब उनके जो नौकरी मिलना है, अभी नौकरी जरूरी है। मतलब फौजी जो है वो नौकर ही रह गया,
सेना में भी वो नीचे ही रह गया और बाहर निकल के आया तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी शायद नहीं कर पाता, क्योंकि अफसरों की सेटिंग होती है सब जगह, वही सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं और नौकरी वहाँ भी वो मालिक बने बैठे। अब उसमें नौकरी मेरे को मिल गया, मान लो मेरे को नौकरी मिल गया, अब मेरे से वो बोल रहा है, मान लो मेरे जैसे लोगों से बोल रहा है, जो हमारा एक सेना भवन हमने बनाना है, हमने वहाँ एक एक्स-सर्विसमैन के लिए हमारे पास जगह नहीं है, पैसा काट लेगा, तो हमसे वो बोल देंगे तो हम देंगे, जो कि अगर नहीं देंगे तो मेरा वो नौकरी चले जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, अब दो नौकरी मैंने संभाल कर, चित भी इनकी, पट भी इनका, सिक्का इनके बाप का, मतलब हर हाल में सैनिक को दबा के सब तरफ से घेर के रखते हैं और पैसा जैसे चाहे काट लेते हैं। उसमें प्रॉब्लम यही आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोग ये जो सोचता है इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है, ये एक सैनिक का जीवन कम सर्विस में आने बड़ी काली सच्चाई दिखा रहे हो। ये देखो, अभी मान लो मैं अपना ही एग्जाम्पल निकाल देता हूँ, जो मान लो मैंने रिटायरमेंट होके आया तो मुझे मेरे को जो प्रोविडेंट फंड जो दिया है मेरा तनख्वाह से काट के बना के दिया है, और मेरा जो एजी जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मेरे को बना हुआ है वो भी मेरा पैसे से काट के दिया है। मेरे को बाहर आने के बाद एक ग्रेजुटी दिया हुआ, अगर मैंने 17 साल का नौकरी किया है, 17 × 5 जो कितना हो गया, 21 साल हो गया, डिवाइडेड 2 कर दो तो 21 का आधा कितना हो गया, जो 21 का आधा 21 का जो 9.5 10.5 ये 10.5 महीने का एक पेमेंट हमको अलग से देंगे। आखिरी पेमेंट मैंने क्या लिया उसको 10.5 पेमेंट और देंगे, उसको ग्रेजुटी कहा जाता है। हम सेना का जो ड्यूटी ढंग से किया है, मेरा रिकॉर्ड सब सही है, तब जाके ग्रेजुटी देंगे सरकार के जेब से। बाकी मेरे को जो पेंशन है, जो पेमेंट मेरा था आखिरी में, उसका 50% पेंशन में आ जाता है, उसका बेसिक का 50% मेरा बेसिक बन गया। उसके बाद उस बेसिक हमको देते टाइम पर आने वाला 15 साल का पहले मेरा पेंशन बिक्री हो गया, उसी में से 50% मेरे को 45 अभी 50 हो गया, 50% को उन्होंने कंप्यूट करके देंगे। आने वाला 15 साल का पेंशन हमको इकट्ठा दे देंगे, समझिए बात। आधा पेंशन मेरे को पहले दे दिया, अब वो भी लाखों रुपये पहुंच चुका है। ये सब लेके उधर ही से जाओ मैडम। अरे इधर बार बार क्यों आ रहे हो, हिल जाता है कैमरा। तो उसी में जो क्या है, अभी मैंने आ गया, मेरा पेंशन बैंक में आ रहा है, अभी मेरा पेंशन टोटल आ जाएंगे 50% पेंशन जो डीए के साथ में आ जाएंगे, तो उसमें से मेरा कंप्यूटर निकल जाएंगे, कंप्यूटर माइनस हो जाएंगे। कंप्यूटर भी ब्याज के साथ वापस ले रहा है, ये भी फ्री में नहीं है, जो वो सरकार का तरफ से हमको सुविधा दिया है, तो हमने वो ले लिया। अभी मेरे पास अगर 10-20 लाख रुपया अगर पेंशन होते टाइम पर आ गया, तो मैं आपको पहले बताया ये मेरे से काटा हुआ है और पीएफ मेरे से काट के बनाया हुआ है। उसके बाद जो हमारा ये जो आप ही का पैसा है, हमारा पैसा से है। अभी मेरे को पेंशन क्या हो गया, अभी मैंने 100% जो वहाँ बेसिक सर्विस में लेते थे उसका 50% हो गया, वो 50 से कंप्यूट हो गया और 25% हो गया। अभी 25% पेंशन लेके मैं एक सिक्योरिटी गार्ड में गया, परमानेंट नौकरी का कागज़ लेके दाहिने बाहर घूम रहा है, उसको फोटोकॉपी करके इंटरव्यू करने के लिए दाहिने बाएं घूम रहा है। अगर उसमें अगर इंटरव्यू के लिए जाना है तो एक दिन की छुट्टी की जरूरत पड़ता है, ये अफसर के पास फिर गड़गड़ा के खड़ा होना पड़ेगा। जो इधर मांग रहा है कुछ पैसा फंडिंग के लिए जो मांग रहा है, अगर उसको नहीं दिएगा तो फिर हम हमारा जो रास्ता रोक देंगे इसको। मतलब हमारा जो अभी हमने क्या किया है, हमारा एक सपना था, हमारे लिए कोई मकान नहीं है, तो मैंने क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे मकान के लिए, मेरे बच्चे के लिए एजुकेशन लोन ले लेंगे, अगर गाड़ी खरीदना तो गाड़ी के लोन लेंगे, मेरे लड़की की शादी है तो जो उसमें हमने पर्सनल लोन ले लेंगे। हमने इसके अंदर प्रशांति लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन सब कुछ बना के रखा है। हमारा ऐसा कोई नहीं है जो केरला में हो, हिंदुस्तान में हो, लोन ना लिया हुआ कोई PBOR, जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक रैंक से जो भी आया हुआ है उनका नाम, हाँ उनके पास लोन होगा। अब वो लोन को चुकाना है। अभी मान लो लोन लेके मैंने 1-2 लोन लिया है, मेरा पेंशन आ रहा है, तो मैं आज मेरा डेथ हो गया, मान लो एग्जाम्पल मेरा डेथ हो गया, अब मेरा पेंशन का फिर कट गया, उसका आधा हो जाएंगे मेरे वाइफ के लिए। अब मैंने इतना बड़ा एक कर्जा लगा के गया यहाँ से, अब मेरा वाइफ वो कर्जा लेके अपना बच्चे को कैसे पालूं, वो औरत ऐसे परेशान हो गया। अब वो हमारा केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग जैसा जो जगह है, जो अभी इन्होंने लोन लिया हुआ है, मान लो मेरा डेथ हो गया, मान लो अब मेरा वाइफ क्या कैसे जिएंगे। अब उन्होंने स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग में मेंबरशिप लिया है, वहाँ इसी जैसा कटिंग बोलेंगे, सेना भवन बनाना, वो बनाना, स्मृति मूर्ति बनाना, मोमबत्ती खरीदना है, जो भी एक सरकार करने वाला काम, किसी नेता करने वाला काम, सरकार का तरफ से सैनिकों का सम्मानित करने वाला काम सरकार का है, सेना का काम है, सैनिक जो अपना सरकार का काम है, ये तो विपक्ष का काम है, नहीं तो फिर आम पब्लिक का काम है। लेकिन उसके लिए पैसा केरला के अंदर, केरला एक्स-सर्विसमैन लीग, मतलब आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सैनिक के जीवन को सब तरफ से घेर के गुलाम बनाया जाता है, फंसता चला जाता है दलदल में। मतलब अगर लोन वोन ले लिया तो और दिक्कत, अगर वो लोन कैसे चुका देंगे। अभी जो देखो हस्बैंड का डेथ हो गया तो उनको वाइफ को फिर उसका पेंशन से जो विधवा पेंशन जो भी बन गया है उसमें से आधा फिर कट गया।
आधा फिर कट गया। अब वो आधा कटने के बाद उस पैसे से फिर वो अपना घर गुजारा कर रहा है, वो दुखी करके रख दिया। मतलब इसी जैसे दुकानदारी करके और दुखी करके रखा है। ये हमारा देश को पता नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान का बाकी दूसरा स्टेटों को नहीं पता है। मैंने ये जो बात कर रहा है, मतलब कितनी बुरी हालत है सैनिक के परिवार की। इनका पसीना को ऐसे, मतलब इसका पीछे जो मलाई खाने के लिए हमारा ही रैंक का लीडर उसके अंदर बैठा, वो कोई काम धंधा नहीं करता है। इसी के अंदर सैनिक पे ही परजीवी हो गया, परजीवी हो गया। सैनिक का खून चूस चूस के पूरी जिंदगी उसकी चलती है। एक जो ब्लॉक कमेटी है जो त्रिशूर जिला का, हमने देखा जो हमने मतलब आपने तो इतना कह दिया कि सेना में के अंदर ही नहीं शोषण होता, सेना के बाहर भी जब सैनिक निकलता है तो उसे भी फंसा के रखते हैं, रखा है। चाहे लोन में, चाहे नौकरी के बहाने, किसी भी तरीके से उसको लास्ट तक उसके जीवन में पीछा नहीं छोड़ते, पीछे नहीं छोड़ता है। लेकिन उनको दुखी करके रखा है। इसका पीछे हमारा ही रैंक का लोग उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर बना हुआ है, वो आंख बंद करके घूमता है। उसको अच्छी तरह पता है अगर नॉर्थ इंडिया में अगर उन्होंने जंतर मंदिर में बैठा है, उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। लेकिन हमने नारा लगा कर रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग ने यहाँ भी एक मुहैया बना कर रखा है, जो हमारा सरकार पास ने मेमोरेंडम दिया हुआ है, इसके ऊपर जरूर कर सरकार सुनेंगे, क्योंकि ये भेदभाव का जो भी टेबल है सरकार इसको बदली करेंगे। जो कि संज्ञा बल हमने दिखाया, सरकार ने हमको कई बार बोला संज्ञा बल दिखाओ, संज्ञा बल हमने दिखाया। वो संज्ञा बल दिखाने के बाद अभी हमने 75 साल से वो नहीं पाया, वो सपना पूरा कर रहा है। हमारा रोक कमेटी बन गया। सीधा सीधा आप पूरी तरीके से सिस्टम को पलटने की बात हो रही है, और आप पलट दोगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल, अभी मैं ये सोच रहा हूँ, हमारा इसलिए अफसर परेशान है बहुत ज्यादा। अभी यहाँ हमारा संगठन बनेंगे, मजबूत संगठन बनेंगे। केरला से हमने एक मजबूत संगठन का नेता को, मुझे एक ऐसी नेशनल कमेटी, हमारा आरोप कमेटी बन चुका है। हमारा जो अर्जुन सिंह राठौर साहब उसका जो अध्यक्ष बना हुआ, बिल्कुल साफ हाथ, उनके पास कोई भी ऐसे नहीं है, वो भी एक जेसीओ रैंक से आया हुआ है। ऐसे जेसीओ को जो कभी केरला में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। कोई भी ऐसा कोई जेसीओ, कोई ऑर्डिनरी कैप्टन केरला के अंदर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो संगठन में जो काम कर रहा है ढूंढने से नहीं मिलेंगे। मैं उसकी गारंटी बताने के लिए तैयार हूँ, जो कि कोई भी किसी के पास उधर कमान संभाला, उनके पास ईमानदारी नहीं है। लेकिन अब हमने यहाँ कम से कम 10% लोग हमारे पास हाथ जोड़ा हुआ है। मैं एक प्रश्न करूँगा, मुझे ये लगता है कि अब ये लड़ाई कोई पैसे की नहीं रही है या पेंशन की नहीं रही है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने ये देखो हमारा, क्योंकि आप तो जो चीजें बता रहे हो ना, वो तो जो अफसरों ने जिस तरह से पूरा कैप्चर करके रखा, उस पूरे को तोड़ने की बात है। तो अफसरों को तो पेट में बहुत दर्द हो जाएगा। अफसरों को पेट में दर्द तो होने दो, क्योंकि अफसरों को साख सुविधा बहुत मिला हुआ है। उस साख सुविधा के हिसाब से ज्यादा भी विद्रोह वाली बात नहीं, वो ज्यादा हिसाब से वो सोच रहा था। इसलिए जो हमारा जो भेदभाव का जो हमारा, इसलिए कुछ अफसर आपके पास आते हैं तो कहते हैं कि ये OROP वाली मान लेते हैं, हम समर्थन कर देते हैं। असल में वो जो पीछे का बैकग्राउंड है वो छुपाना चाहते हैं। हम भी यही कह रहा था, आपने इसमें लिख के लाया हुआ है, इसमें हमारा OROP का फर्स्ट OROP, सेकंड OROP, MSP, ये सब चीज़ें आपको मांग सही है। जिस जवान का साथ में अन्याय हुआ है, जो सरकार ने इसको सोचना चाहिए। हम रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपके साथ में हम भी है करके वो हमारे पास आ रहा है। लेकिन उन्होंने भेदभाव का ये बात, जो समानता का ये बात, इसी जैसे जो भ्रष्टाचार का बात, ये सब चीज़ें उन्होंने एक भी लिप्स नहीं कहा। हम लोगों ने हमारा जो, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि OROP तो बहुत छोटा विषय है, असली विषय है भेदभाव है। हमारा जो देखो OROP से वही पे कमीशन है, उसके ऊपर जो सरकार ने देखेगा उस आपके साथ शोषण की बात, शोषण बिल्कुल सेना में बिल्कुल ज्यादा है। जो सेना का अफसर को, सेना का अफसर जो सर्विंग अफसर हो, अब जो सेना जो मुक्त होके जो बाहर बैठा हुआ जो सीनियर, जो हमारा जो लीडरशिप में जो हमारा अफसर हो, इनको बदलना होगा। ये जब तक नहीं मिलेंगे, ये लोकतंत्र देश है। देखो बहुत लोगों को दुखी करके सेना से बाहर किया हुआ है, 5, 6, 8 साल का नौकरी करके पेंशन तक नहीं ले रहा है। इन लोगों का इनका दादागिरी की वजह से, इन्होंने दादागिरी किया है। इन्होंने ये सेवादारी के लिए अगर उसने मना कर दिया तो भी वहाँ कानून ऐसे लिखता है, आदेश का पालन नहीं किया, जो डिसऑर्डरली बिहेव, आर्मी का कानून निकाल देता है, उस जगह पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना देता है। वहाँ जो मेंबर साइन करता है ना, हमारे यही जो ऑर्डिनरी कैप्टन, यही सूबेदार, यही सीनियर जेसीओ, इन्होंने आंख बंद करके उसके अंदर साइन कर देता है। वो आंख बंद करके साइन करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है। वो आंख खोल के अगर उसको मना कर दिया, सब इसका साथ में जो अन्याय हो रहा है, इसका असली प्रॉब्लम ये नहीं है, ये वो उधर कहेगा नहीं है। अगर कह दिया तो उनका भी ACR खराब। वो भी जो सूबेदार क्या है, वो तो सिपाही में निकल के बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो कटोरा लेके बाहर आना पड़ेगा। इसलिए वो भी अपना परिवार को संभालना है, उनको भी अपना सपना का पूरा करना है, इसलिए वो भी चुप हो जाता है। जो कि बहुत बड़ा अन्याय होके सेना से बाहर आ जाता है। उसके बाद केरला में आके देखा, केरला के अंदर जो ये इसी जैसा जो
जो कमिटी बनाना, इस कमिटी के अंदर मेंबरशिप लेने के बाद हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाना, हमारा मजबूरी के ऊपर फ़ायदा उठा रहा है। हम मजबूरी के पीछे हमारा थाली में हाथ लगा दिया। थाली उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड में भी नौकरी मिलता था, आप बताओ, अगर डिपार्टमेंट 25,000 रुपये तनख्वाह देता है तो उनको एक कमीशन दिया जाता है जो चलाने वाले को, वो कमीशन से संतुष्ट नहीं होता है, वो एम्प्लॉय का पैसा काटने में लग जाएंगे जो 12 घंटे की ड्यूटी कराएंगे। मैं अगर इनकी बात का लबो लो आप ये बताऊं तो ये जो पूरी स्टोरी अगर मैं मतलब 1 मिनट में कहना चाहूँ तो कहानी ये है कि सेना में जब जवान जाता है तो अफसर वहाँ करता है शोषण। उसकी रिपोर्ट बनाने पर ही सब बेस होता है उसका प्रमोशन कैसे तय होगा। तो पूरी तरह से वो वहाँ पे काबू में रखता है और वहाँ अगर कोई जवान बिगड़ता है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उसका पूरा ख़राब कर दिया जाता है रिपोर्ट, उसका प्रमोशन सब खत्म। उसके बाद जब वो रिटायर होकर निकल आता है किसी तरह वहाँ बच जाता है अफसरों से, तो अफसरों ने खोल रखी है सिक्योरिटी एजेंसीज़। उनमें क्या करते हैं, जवानों को तो भाई 35 साल पे 40 साल पे निकल आया तो जवान को नौकरी चाहिए, तो उन सिक्योरिटी एजेंसीज गवर्नमेंट से ठेका लेती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, अलग अलग सेक्टर्स में है वो उन जवानों को नौकरी देती है। उनके कर्ता धर्ता होते हैं अफसर। अब अफसर क्या करते हैं कि उनसे जो नौकरी देते हैं तो वो नौकरी बेचारा करनी है उसको, तो वहीं पे वेलफेयर फंड बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, और जो नौकरी कर रहा है जवान उससे कहेंगे पैसा दे, हमें तनख्वाह दी है तो उसी तनख्वाह में से पैसा ले लिया कि ये वेलफेयर के लिए ले रहे हैं, वेलफेयर के नाम पे, भवन निर्माण के नाम पे, तरह तरह के नाम पे, फिर उसका सैलरी में से भी पैसा काटते हैं और उसकी मजबूरी है, अगर नहीं देगा पैसा तो नौकरी से बाहर। तो मैंने आपके चैनल से एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, जितना भी भवन बना हुआ है वहाँ बना हुआ है, जो आपको उसका फोटो भी हम भेजेंगे, इतना भी जो भवन बना हुआ है उसका जांच होना चाहिए, किसका नाम पर ये खरीदा हुआ है, इसको कौन हैंडलिंग कर रहा है, कितना रुपए में बनाया हुआ है और इसका मेंटेन के लिए कितना पैसा कलेक्ट किया हुआ है, इसका पूरा रिपोर्ट सरकार के पास भी आना चाहिए, आम पब्लिक के पास भी आना चाहिए, पूरा केरला का पूर्व सैनिकों को पता होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा घोटाला इसका पीछे है। जितना भी बिल्डिंग दिख रहा है किसी का नाम पर, अब किसका नाम पर खरीदा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। हो सकता है किसी अफसर का नाम, मैं सीधा कहूँ कि सेना के अंदर या सेना के अफसरों द्वारा अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला कह सकते हो उसे, जो लगातार खून चूसा जा रहा है। सेना की नौकरी के बाद भी पूर्व सैनिकों का खून चूसकर ये लोग अपना घर भर रहे हैं और ये अब इंतहा हो गई है। विद्रोह तो होना ही है और विद्रोह होगा। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके का ये लड़ाई OROP 2 तक सीमित नहीं रही है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई इनके भेदभाव के खिलाफ है। प्रॉब्लम पे जो हमारा जो अफसर जितना रहता है, वो केरला का अफसर जितना भी रहता है वो नाराज होगा, मैं समझता हूँ वो नाराज होगा, लेकिन उसमें जो उनको गोदी में बैठा हुआ है, जो उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो इससे भी ज़्यादा नाराज होगा। बहुत कुछ हो सकता है, वो फेसबुक में लिखना शुरू कर देंगे, मेरा उल्टा सीधा उन्हें कमेंट्स भी देना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं ये सब झेलने के लिए तैयार हूँ। जिंदगी एक बार मिला हुआ है, ठीक है, हम इसी जैसे शोषण में रह के हम अपना फैमिली को, हमारा बच्चों को इनका इसी जैसा शोषण करने के लिए हम इनके सामने छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए हम जंतर मंतर में आया हुआ है। यहाँ जंबाज पूर्व सैनिक देश का यहाँ बैठा हुआ है, उनका साथ में मिलके हम ये लड़ाई आगे लेके जा रहा हूँ। और केरला का अंदर जो उनको अच्छा लगे बुरा लगे हम उससे मतलब नहीं, लेकिन बाकी जो सैनिक जो है उनको जागरूक करना जरूरी है। उनको फालतू में इनका अपना धन को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो उनका पेंशन को बढ़ोतरी करके लेने के लिए जो जमीन आसमान को फर्क किया हुआ है उसके लिए हम यहाँ बैठा हुआ वो जरूर होंगे, लेकिन उनका हाथ में जो मिल रहा है उसको खाने के लिए जो बैठा हुआ है, जो जयचंद बैठा हुआ है, उसको समाप्त करना है, यही मेरा मतलब है। बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत बड़ी लड़ाई है, शोषण के खिलाफ लड़ाई है, लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, सिर्फ OROP तक ये सीमित नहीं है। इसीलिए शायद अफसर अब बैकफुट पर जा रहे हैं और कह रहे हैं OROP लो और ख़त्म करो, लेकिन पूर्व सैनिक अब खड़े हैं मैदान में तो पूरी तरह से विजय करके आएंगे और इनका पूरा काला चिट्ठा अफसरों का खोला जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो गोपाल जी कह रहे हैं उस बात में कितनी गहरी है और कितनी ज़रूरी है? अगर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।